एक गांव में दिशा नाम की एक लड़की अपने बूढ़े अम्मी अब्बू के साथ रहा करती थी। दिशा के अम्मी अब्बू वेज पुलाव का ठेला लगाकर बेचा करते थे। दिशा एक 20 साल की लड़की थी जो दिन भर किताबों में डूबी रहती थी। एक दिन उसकी अम्मी अनीता दीक्षा से बोली, तुम दिन भर किताबों में ही डूबी रहती हो, थोड़ा बहुत अपनी अम्मी के कामों में भी हाथ बटा लिया करो, निकाह के बाद ये तुम्हारे काम आएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? घर का सारा कामकाज तो मुझे करना आता है। मैंने आपसे खाना बनाना भी सीखा है। अब्बू तो मेरे हाथ के बने हुए दावत की बेहद तारीफ करते हैं। वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन दिन भर किताबों में डूबे रहने से क्या हासिल हो जाएगा? भला आज तक किसी लड़की को पढ़ लिख कर कुछ मिला है क्या? अंत में तो उसे निकाह के बाद चूल्हा चौका ही संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं है अम्मी, अगर मैं दिन भर किताबों में डूबी रहती हूँ तो उसकी भी एक वजह है। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मैं इस जिंदगी में कुछ नया करना चाहती हूँ। दीक्षा की बात पर अनीता दिशा से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ दिशा के अब्बू आ गए। अरे मेरी बेटी दीक्षा बिल्कुल सही बोल रही है। अनीता, उसे पढ़ने दो। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी जी कि हमें दीक्षा को पढ़ा लिखा कर नौकरी थोड़ी न करवानी है, अंत में उसका निकाह ही तो करना है। ऐसा नहीं सोचते अनीता। अगर दीक्षा बिटिया शिक्षित हो जाएगी तो सोचो अपनी शिक्षा से उसे कितना फायदा पहुंचेगा। वो अपने पति के ऊपर बोझ नहीं होगी। और वैसे भी आजकल के दौर में लड़कियां पुरुषों से पीछे है क्या? वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अब्बू जान, मेरे मदरसे में 2 दिन के लिए जंगल में एक टूर जा रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ? लेकिन मौलाना ने 500 रुपए मांगे हैं। बेटी, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, लेकिन तुम तो जानती हो आजकल धंधा कितना मंदा हो गया है। मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भी कितनी मुश्किलों से जमा करता हूँ। टूर पर जाने के लिए स्कूल वालों ने कुछ अतिरिक्त रुपए तुमसे मांगे हैं जो इस समय मेरे पास नहीं है बेटा। रमन की बात सुनकर दीक्षा का चेहरा उतर गया। अपनी बेटी का चेहरा देखकर रमन भावुक होकर बोला, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कल मैं किसी न किसी से पैसे उधार मांगकर तुम्हें दे दूंगा। अब्बू की बात सुनकर दीक्षा बेहद खुश हो गई। ये क्या जी, अब आप दीक्षा के लिए पैसे भी उधार लेंगे? कोई बात नहीं, बेटिया पढ़ लिख जाएगी तो हो सकता है वो आगे चलकर हम दोनों का ही सहारा बने। लेकिन हमें परसों मकान मालिक का किराया भी देना है। अगले दिन दिशा के अब्बू फिर से ठेला लेकर बस स्टैंड के पास चले गए, मगर वो यही सोचते रहे कि आखिर वो कैसे और किससे उधार मांगे। तभी उसे दूर से गांव का मुखिया आता हुआ नजर आया, जो उसी के करीब आ रहा था। नमस्ते नमस्ते मुखिया जी। अरे अरे नमस्ते नमस्ते रमन, नमस्ते। और सुनाओ, कैसे हो? धंधा कैसे चल रहा है तुम्हारा? धंधा अभी बहुत हल्का चल रहा है मुखिया जी। पहले पुलाव शाम तक बिक जाता था, लेकिन अब तो कभी कभी भगोने में पुलाव ऐसा का ऐसा ही रखा रहता है। अरे अरे रमन, आजकल चाइनीज फूड का दौर है। भारत में तरह तरह के लजीज खाना बन रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा देसी पुलाव कौन खाना पसंद करेगा? गांव का नक्शा अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव के लोग भी बहुत बदल चुके हैं। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, अब क्या बात करनी थी? मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए थे? जी मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत थी। वो क्या है कि कल मुझे 1500 रुपये मकान का किराया देना है और 500 रुपये बेटिया के स्कूल में जमा करने हैं। अरे तो दीक्षा बेटिया की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई क्या? जी वो तो मैंने कब की जमा कर दी मुखिया जी। क्या है कि स्कूल की तरफ से बिटिया का टूर जा रहा है जंगल, तो बिटिया का बड़ा मन है उस टूर में जाने का, और स्कूल वाले 500 रुपये मांग रहे हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया है रमन? तुम्हारा धंधा वैसे ही मंदा चल रहा है और ऊपर से तुम्हें मकान का किराया भी देना है। ऐसे में बिटिया को टूर पर भेजना जरूरी है क्या? बिटिया को पेड़ और पौधों से बहुत प्रेम है मुखिया जी, और वो दिन भर इसी के बारे में किताबों में पढ़ती रहती है। अगर आज शाम को मैं उसे पैसे नहीं दे पाया तो बिटिया का दिल टूट जाएगा मुखिया जी। मुखिया दीक्षा के अब्बू की बातों को सुनकर उन्हें बेहद गौर से देखने लगा। तभी मुखिया का साथी अभिमन्यु वहां जा पहुंचा। अभिमन्यु एक बेहद गंदे बर्ताव का इंसान था, जो मुखिया के हमेशा कान भरता रहता था। वो उन दोनों की बातें काफी देर से सुन रहा था।
अभिमन्यु ने मुखिया के कान में बोला। अरे सोचते क्या हो मुखिया जी, 1000 रुपए की बात है, दे दीजिए। वैसे भी रमन का ठेला कम से कम 10,000 रुपयों का होगा। इस वक्त रमन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपके पैसे नहीं चुका पाएगा। उसके बदले आप उसका ठेला रख लेना, पूरे 8,000 रुपए का फायदा होगा। अभिमन्यु की बात मुखिया के दिमाग में बैठ गई। अरे ये पैसे कब तक दोगे मुझे? मुखिया जी मुझे बस 2 महीने का समय दे दीजिए। इससे पहले मैंने आपसे ना जाने कितने बार पैसे उधार लिए, लेकिन हमेशा चुका दिए हैं। अरे उस वक्त की बात अलग थी रमन, लेकिन इस वक्त की बात अलग है। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। अरे देखो रमन, आजकल सभी का धंधा मंदा चल रहा है, मेरा भी व्यापार थोड़ा सा मंदा ही चल रहा है, तो इसीलिए मुझे पैसे जल्दी चाहिए। और दूसरी बात, मुझे गिरवी रखने के लिए भी कोई सामान चाहिए। मुखिया की बात सुनकर दीक्षा के अब्बू बेहद बुरी तरह से चौंक पड़े। दीक्षा के अब्बू जानते थे कि मुखिया अंदर से अच्छे स्वभाव का इंसान था। दीक्षा के अब्बू समझ गए कि मुखिया के कान किसी और ने नहीं बल्कि कुछ देर पहले अभिमन्यु ने ही भरे थे। मगर दीक्षा के अब्बू मजबूर थे, क्योंकि मुखिया के अलावा गांव में कोई भी 2,000 रुपए उसे उधार नहीं दे सकता था। मेरे पास क्या है मुखिया जी, गिरवी रखने के लिए सिर्फ एक किराए का मकान है। और क्या आपको मेरी जबान पर भरोसा नहीं है? अरे भरोसे के जमाने चले गए रमन, हमारा ये ठेला किस दिन काम आएगा? अगर तुम मुझे महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं दे पाए तो मैं ये तुम्हारा ठेला जब्त कर लूंगा, और तुम्हें इस बात का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। दीक्षा के अब्बू सोचते हुए बोले, ठीक है मुखिया जी, जैसी आपकी मर्जी। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। शाम को दीक्षा के अब्बू ने 500 रुपए दीक्षा को दे दिए। दीक्षा बेहद खुश होकर वहाँ से चली गई। दीक्षा के अब्बू ने सारा मसला दीक्षा की अम्मी को कह सुनाया। ये क्या किया आपने? आप बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि अभिमन्यु एक नंबर का बेईमान आदमी है। मुखिया जी एक अच्छे स्वभाव के और नेक दिल इंसान है। जरूर अभिमन्यु की तुम्हारे ठेले पर नियत खराब हो गई होगी। आखिर मुखिया जी आपका ठेला लेकर क्या करेंगे? वो जरूर आपके ठेले को अभिमन्यु को दे देंगे। जब आपके पास ठेला ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? तब तक कोई ना कोई हल निकल आ जाएगा। वैसे भी हमें कल मकान मालिक का किराया चुकाना तो है ही। 1500 रुपए तो वैसे भी मुझे मुखिया जी से मांगने पड़ते हैं। अगले दिन दीक्षा जंगल के टूर पर चली गई। दीक्षा जंगल के घने दरख्तों को बेहद गौर से देख रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत केले के पत्तों में कुछ पका रही थी। केलों के पत्तों में से बेहद अच्छी खुशबू आ रही थी। दीक्षा अपने आप को रोक नहीं पाई और उस बूढ़ी औरत के पास चली गई। ये क्या है आंटी? ये केलों के पत्तों की बनी हुई बिरयानी है बेटी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन हो सकता है बेटी, मैं इसकी रेसिपी को अच्छे से जानती हूँ। दीक्षा उस बूढ़ी औरत के चेहरे को गौर से देखने लगी। आपके चेहरे की झुर्रियाँ मुझे बता रही हैं कि आप इस जंगल की रहने वाली नहीं हैं और ये रेसिपी इस देश की नहीं है। तुम तो बेहद चालाक हो बेटी। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? मैं दिन भर किताबों में पढ़ती रहती हूँ, मुझे कुछ नया सीखने का शौक है। तुम बेहद अच्छी बातें करती हो। क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं अपनी जवानी में ही आधी दुनिया घूम चुकी हूँ। मेरे खानदान के सभी लोग मुझे छोड़कर विदेश में बस गए हैं। उस दिन के बाद इस दुनिया से मेरा दिल बिल्कुल ही हट गया और मैं जंगलों में ही अकेले रहने लगी। क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखाएंगी? अगर कोई और कहता तो मैं उसे जरूर मना कर देती, लेकिन तुम बेहद अच्छी हो। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम्हें आगे बढ़ने का बेहद शौक है। ये लजीज बिरयानी जरूर तुम्हें सिखाऊंगी। बूढ़ी औरत ने दीक्षा को लजीज बिरयानी की रेसिपी बता दी। शाम को दीक्षा अपने घर पर चली गई। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। दीक्षा के अब्बू का काम बंद हो गया और मुखिया अभिमन्यु के साथ आकर दीक्षा के अब्बू का ठेला छीनकर ले गया। दीक्षा के अब्बू का धंधा एकदम ठप हो गया और ऊपर से उसके सर पर मकान के किराए का कर्ज भी बढ़ गया था। कितनी बार आपको समझाया मैंने, पर आपको समझ में ही नहीं आया।
अरे क्या जरूरत थी दीक्षा को इतना ज्यादा पढ़ाने की। अब बताइए, दीक्षा को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा मिला? कितने भी पैसे खर्च हुए हैं, अगर वो हम बचा कर रखते तो आज हमारे कुछ काम आते। अरे इसमें दीक्षा का कोई दोष नहीं है अनीता। तभी वहाँ पर दीक्षा आकर बोली, अब्बू जान, मेरे पास एक तरकीब है। कैसा उपाय बेटी? कुछ महीने पहले जब मैं जंगल के टूर पर गई थी तो मैंने वहाँ पर एक बूढ़ी औरत से बिरयानी की रेसिपी सीखी थी। मुझे लगता है कि अगर वही बिरयानी हम अपने गांव में बनाकर बेचें तो हमें बेहद मुनाफा होगा। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी अच्छी पुलाव नहीं बनाते थे? अनीता, मुझे लगता है कि दीक्षा बेटी सही बोल रही है। मुखिया जी भी यही बोल रहे थे कि आजकल भारत में नई नई चीजों का दौर है। जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तो ऐसे ही बिछड़ते रह जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है जी कि बिटिया की बात अगर मान भी ली जाए तो आप वो बिरयानी बेचोगे कहाँ? ठेला तो वो अभिमन्यु छीन कर ले गया। अब उसकी चिंता मत कीजिए अम्मी। मैंने अपने घर के मसले के बारे में अपनी टीचर से बात की थी। उनकी एक दुकान गांव में खाली पड़ी है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक तुम्हारे अब्बू के पैसों का मसला हल नहीं हो जाता तक वो हमें अपनी दुकान दे सकती है। दीक्षा की बात सुनकर दीक्षा के अब्बू खुश हो गए। अगले दिन दीक्षा अपने अब्बू को खेतों में ले गई और अपने अब्बू जान के साथ बेहद सारे केलों के पत्तों को तोड़कर दुकान पर ले गई। दीक्षा के अम्मी और अब्बू ने पहले से ही दुकान की साफ सफाई कर दी थी। दीक्षा ने केले के पत्तों में बासमती चावल और कुछ अन्य चीजें डालकर उन्हें अंगारों पर पकने के लिए रख दिया और कुछ ही देर में पत्तों की बिरयानी बनकर तैयार हो गई। उसमें से इतनी अच्छी खुशबू निकल रही थी कि वहाँ से जाने वाले लोग खुद को रोक नहीं पाए। तभी एक आदमी उनके दुकान पर जाकर बोला, अरे आपकी दुकान में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ये कोई नई होटल है? दीक्षा के अब्बू कुछ बोलते उससे पहले ही दीक्षा ने उस आदमी से बोला, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारा नया होटल है, केले के पत्तों की बिरयानी वाला होटल। वो आदमी तुरंत उस दुकान के एक टेबल पर बैठते हुए बोला, मुझे भी एक प्लेट खानी है। तभी दीक्षा ने उसे गर्मा गर्म बिरयानी परोस दी। वो आदमी देखते ही देखते बिरयानी की 4-5 प्लेट खा गया। मजा आ गया। कितने हो गए? 2000 रुपए। उस आदमी ने बेहद खुशी खुशी दीक्षा को 2000 दे दिए। वो आदमी शहर का रहने वाला था और एक फेमस यूट्यूबर था। अरे इस तरह का खाना मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। मुझे नहीं लगता ये भारत में कहीं और बनता होगा। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका फोटो केलों के पत्तों के बिरयानी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। इससे तो हमारे होटल को बेहद फायदा होगा। उस आदमी ने दीक्षा की एक तस्वीर पत्तों के बिरयानी के साथ खींचकर फेसबुक पर अपलोड कर दी और वहाँ से चला गया। रमन 2000 देखकर बेहद खुश हो गया। इतने पैसे तो वो 10 दिन में भी नहीं कमा पाता। देखा अनीता, बिटिया का पढ़ना लिखना कितना काम आ रहा है। सोचा अगर हम इसे नहीं पढ़ाते तो हमारी क्या स्थिति होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो अपनी सोच पर बेहद शर्म महसूस हो रही है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते दीक्षा की वो फोटोज पूरे भारत में फेमस हो गई। दीक्षा के होटल पे दूर दूर से लोग केले के पत्तों की बिरयानी खाने के लिए आने लगे। कुछ ही महीनों के बाद दीक्षा के अब्बू ने वो दुकान दीक्षा की टीचर से खरीद ली। अब रमन का एक बेहद सुंदर मकान बन गया था और वो गांव केले के पत्तों की बिरयानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। और ये बात अभिमन्यु को बिल्कुल भी रास नहीं आई और उसने मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी, ये तो आपकी इंसल्ट है। आपके गांव का नाम आपके वजह से नहीं बल्कि दीक्षा की वजह से मशहूर हो रहा है। इससे पहले कि मुखिया अभिमन्यु से कुछ बोलता कि तभी मुखिया की पत्नी गुस्से में बाहर आकर बोली, अब तुम्हें घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? अभिमन्यु मेरा साथी है। तुम्हारा साथी नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है। अरे तुम्हें तो दीक्षा को इनाम देना चाहिए। दीक्षा की वजह से हमारे गांव का नाम कितना मशहूर हुआ है। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की सीख मिली है और ये अभिमन्यु दिन भर गांव वालों के खिलाफ तुम्हारे कान भरता रहता है और तुम्हें भड़काता रहता है। इस अभिमन्यु की वजह से तुम्हारा नाम कितना खराब हुआ है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है। मुखिया को अपनी बीवी की बात समझ आ जाती है। उसने अभिमन्यु को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया।
शाम को मुखिया और उसकी बीवी दीक्षा के अब्बू के होटल पर बिरयानी खाने पहुँचे। अरे मुझे माफ कर दो रमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अभिमन्यु की बातों में आकर मैंने तुमसे तुम्हारा ठेला भी छीन लिया। ऐसा नहीं है मुखिया जी, ये तो ऊपर वाले की लीला है। पैसा नहीं करते तो भला मैं इतना बड़ा आदमी कैसे बनता। लेकिन मैं कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊं, आपसे हमेशा छोटा ही रहूंगा, क्योंकि आप हमारे गांव के मुखिया हैं। दीक्षा के केले के पत्तों की बिरयानी आज भी शहर से लोग खाने के लिए आते हैं। मेघपुर नाम का एक कस्बा था, जहां कस्बे का सबसे बड़ा मेला होता था, पूरे 10 दिनों का। लोगों के धंधे और बच्चों के खेलने का काफी अच्छा मौका था। वहीं मेघपुर में 2 बचपन के दोस्त थे, शशांक और प्रशांत, जो उसी मेले में अपनी अपनी पानी पूरी बेचा करते थे। दोनों ने एक ही दुकान खोली थी, लेकिन शशांक के रवैये की वजह से प्रशांत ने अपनी अलग पानीपुरी की दुकान खोल ली। शशांक हमेशा प्रशांत के हकले होने की वजह से उसे चिढ़ाता रहता, लेकिन प्रशांत का धंधा बेहद अच्छा चलता था, क्योंकि वो बेहद नेक दिल था। अरे आने वाले हफ्ते में मेला शुरू है। शशांक, क्या करने का सोचा है तुमने? कुछ मुनाफा कमाना है या नहीं? शशांक नाम है मेरा, मुनाफा तो जरूर कमाना है। अब देखना कि मैं क्या करूंगा। अरे वो तो तुम हमेशा ही कहते हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मुनाफा तो हमारा दोस्त प्रशांत कमा लेता है। सही कहा भाई, प्रशांत के दिमाग और ईमानदारी की सब मिसाल देते हैं। अरे उस अगले की बोलती तो मैं बंद करूंगा, इस बार मैं ही ज्यादा कमाऊंगा। अरे शशांक, प्रशांत हमेशा तेरा भला चाहता है, लेकिन तू हमेशा उसका बुरा क्यों चाहता है? अबे गंजे, अपना काम कर, चुपचाप चाय दे और तमाशा देख। शशांक गुस्से में वहां से बिना चाय पिए ही चला गया। अरे कैसा है प्रशांत, इस बार वार्षिक मेले में आ रहा है कि नहीं? अरे खोल लेना, इस बार तेरी खैर नहीं। मैं तुझे बताऊंगा कि धंधा कैसे करते हैं। मैं इसलिए तुम्हारे साथ दुकान नहीं खोलता। तुम्हारी हरकतों की वजह से दुकान नहीं खोलता। अबे चल चल, मैं देख लूंगा तुझे। वार्षिक मेले में मेरा ही बोलबाला होगा। मेले के पहले दिन शशांक ने अपनी पानीपुरी की दुकान खोली और प्रशांत ने काली पानीपुरी की दुकान खोली। प्रशांत की काली पानीपुरी लोगों ने पहली बार सुनी थी, इस वजह से पहले दिन से ही प्रशांत की खूब बिक्री हुई। लोगों ने प्रशांत की दुकान के आगे भीड़ इकट्ठा कर दी। अरे प्रशांत भैया, सुना है तुम कुछ नया बेच रहे हो, काली पानीपुरी? हमें भी इसका आनंद लेने दो भैया। देख रहे हो ना मेरा पेट, मैं 4 प्लेट तो यही खा जाऊंगा, बाकी घर की बात अलग है। बस अभी लो, मैं अभी बना देता हूँ। बस मैं अच्छे सामान का उपयोग करता हूँ, इसलिए मेरी काली पानीपुरी अच्छी बिकती है। शशांक प्रशांत की दुकान देख के जलन की वजह से अपनी दुकान पहले दिन ही बंद करके वहाँ से चला जाता है। अरे लगता है मुझे भी काली पानीपुरी का धंधा करना होगा, इससे ही मुझे फायदा होगा। क्या हो गया बेटा, अकेले में क्या फुसफुसा रहे हो? क्या बात हो गई? शशांक अपनी अम्मी से सारी बातें कहता है। अगर ऐसी बात है तो तुम कल से काली पानीपुरी बेचो और नेक दिल होके बेचो। दूसरे लोगों के धंधे पर ध्यान मत दो, तुम्हारा धंधा भी अच्छा होगा। अगले दिन मेले में शशांक प्रशांत के दुकान के ठीक सामने अपनी काली पानीपुरी की दुकान खोल देता है, लेकिन प्रशांत के नेक दिल और शरीफ होने की वजह से कस्बे वाले और मेले में आए हुए सारे लोग उसी के यहाँ काली पानीपुरी खाने के लिए जाते हैं। और शशांक ये सब देखकर मायूस खड़ा था। तब उसके दुकान पर एक औरत आई। अरे भाई, मुझे 10 प्लेट काली पानीपुरी पार्सल कर दो, घर वालों के लिए लेकर जाना है। और ये लो 2000 रुपए का नोट, जल्दी करो। उस औरत और पैसों को देखकर शशांक के मन में लालच आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वो सभी लीजिए, मैं तब तक आपका पार्सल तैयार कर रहा हूँ, आप बस बैठ जाइए। हाँ, जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है। शशांक उसे पानी पूरी पार्सल करके दे देता है।
अरे मेरे पास छुट्टे नहीं है। आप एक काम कीजिए, मेला खत्म हो जाए तो मेरे पास आइए, मैं आपको तब पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन छुट्टे जरूर देना। चलो अच्छा है। कम से कम शशांक की दुकान में ग्राहक आना शुरू तो हुए। फिर भी प्रशांत की दुकान पर काफी भीड़ होती है। शशांक इस बात से चिढ़न की वजह से प्रशांत की पानीपुरी में मिलावट करने का फैसला करता है। प्रशांत की पानीपुरी में शशांक चूहे मारने वाली दवा मिलाने के बारे में सोचता है। अरे बस ये प्रशांत का बच्चा अपनी दुकान छोड़कर कहीं जाए, मैं इसे सबक सिखाऊंगा, मजा आएगा। मेरे पैसे तो दे दो, तुमने छुट्टे करवाए या नहीं? कौन से पैसे? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। अरे मैं आज सुबह ही तुम्हारी दुकान से पानीपुरी लेकर गई थी और तुम्हें 2000 का नोट दिया था। मैं फिर भी नहीं जानता, तुम जाओ और मेरा वक्त बर्बाद ना करो, जाओ। शशांक की नजर प्रशांत की दुकान पर पड़ती है। वो अपनी दुकान खुली रखकर कहीं जा रहा होता है। भाई साहब, मेरी दुकान का ख्याल रखिएगा, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। जी प्रशांत भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जाइए, फ्रेश होकर आइए, बिंदास जाइए। प्रशांत की दुकान से जाते ही शशांक मौका देखकर प्रशांत की दुकान के पानीपुरी में चूहे मारने की दवा मिला रहा होता है कि तभी खिलौने की दुकान वाला उसे टोक देता है। अरे किस तरफ भाग गए? रुक जाओ, प्रशांत भाई जी अभी दुकान पर नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। ओए खिलौने वाले, अपना काम कर, वरना तेरे बच्चों का खेलना मुश्किल हो जाएगा। शशांक ने प्रशांत के दुकान के पानीपुरी में चूहे मारने वाली दवा मिलाकर वो वहां से चला गया। खिलौने बेचने वाला दुकानदार दूर से ही ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन अपनी ग्राहकी होने की वजह से वो ज्यादा ध्यान ना दे सका। थोड़ी देर बाद ही प्रशांत की दुकान पर एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। मुझे भी पानीपुरी खाना है। अभी लीजिए। जैसे ही उस बच्चे ने प्रशांत का पानीपुरी खाया, वो बच्चा थोड़ी देर में चक्कर खा के गिर गया। समय रहते ही प्रशांत सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चला गया और उसकी जान बचा ली। लेकिन पूरे कस्बे में ये हल्ला हो गया कि प्रशांत की पानीपुरी खाकर एक बच्चा हॉस्पिटल पहुंच गया। इसीलिए गांव वालों ने प्रशांत की पानीपुरी न खाने का फैसला किया। जल्दी समय पर आकर आपने इनकी जान बचा ली, अब मजा आएगा। ये प्रशांत का बच्चा बड़ा होनहार बनता है ना, देखना अब गांव से निकाला जाएगा। अरे प्रशांत के जहर खिलाने के कारण ही बच्चा हॉस्पिटल गया। अब सब लोग बताओ, फैसला करना है। अरे फैसला क्या, इस गांव से बाहर निकालो, वरना पूरे गांव को मार देगा ये। मैं सब क्यों करूंगा? वहाँ पर उस खिलौने वाले दुकानदार ने आकर बोला, अरे सजा प्रशांत को नहीं, शशांक को होनी चाहिए। इन्होंने प्रशांत के ना होने पर दुकान में जाकर पानीपुरी में मिलावट की है। ए, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मुझे पता है तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, दुकान वाला होने के नाते ना। सारी सभा देखकर शशांक के दुकान में आई औरत जिसने अपने पैसे गंवाए थे, उसने आकर कहा, अगर ये खिलौने के दुकान वाले गलत कह रहे हैं तो मैं गवाही दूंगी। ये सारा काम शशांक का किया हुआ है, इसने ही किया है ये सब, और मेरे भी पैसे लूट लिए। और प्रशांत के दुकान के पानीपुरी में इसी ने चूहे मारने वाली दवाई मिलाई है। मुझे माफ करना, ये गलती मुझसे ही हो गई। प्रशांत से जलन के कारण मैंने ये फैसला लिया, मुझे माफ कर देना। तो तय रहा, पूरे गांव ने फैसला लिया है कि तुम्हें गांव से निकाल दिया जाए। मेला तो दूर, अगर तुम गांव की किसी बारात में भी दिख गए ना तो तुम पर कार्यवाही की जाएगी। इतना कहकर सरपंच ने शशांक को गांव से निकाल दिया और प्रशांत ने अपने पानीपुरी की दुकान फिर से खोल दी और उसकी बहुत अच्छी बिक्री होने लगी।